हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बॉन्ड एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले आता है कि बॉन्ड एनर्जी होती क्या है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। यानी 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर मोल होगी। यानी एनर्जी रिलीज हो रही है तो मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसको कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी। यानी 1 मोल कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो अमाउंट एनर्जी की चाहिए होती है उसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी कह सकते हैं। क्लियर है? तो अब देखो, इसके बारे में मैं स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग में डिस्कस कर चुका हूं भाई, आप वो लेक्चर भी देख सकते हो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। हेडिंग डालो, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हो, भी एक ही बात है। तो पहला फैक्टर है जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट कर रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, बॉन्ड एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। अगर साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी। दूसरा फैक्टर है कि आपकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। थर्ड फैक्टर है कि आपकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम। 2 बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। और फोर्थ फैक्टर है कि आपकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ लोन पेयर के। अगर लोन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूं ना कि आपकी जो बॉन्ड एनर्जी है या बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ। आप मेरा लास्ट लेक्चर देख लेना बॉन्ड लेंथ वाला, वहां से क्लियर हो जाएगा। यानी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी। अब वहां पर हमने डिस्कस किए थे बॉन्ड लेंथ को जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे वो क्या थे भाई? अगर साइज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। ठीक है, दूसरा क्या है? बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, है ना। और जो बॉन्ड लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था नंबर ऑफ लोन पेयर। यानी लोन पेयर रिपल्सन होगी, जिसे वो क्या होगा? उनके बीच का डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इनको आपस में इस तरह से भी कोरिलेट कर सकते हो, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी को। समझ आ गया? तो पहले ये नोट करो, फिर 1 बाय 1 फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला फैक्टर है बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करने वाला कि बॉन्ड एनर्जी है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी। कैसे भी? जैसे एग्जांपल लेते हैं HF, HCl, HBr और HI का। ठीक है, डाउन द ग्रुप जा रहा हूं, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? HF की होगी, और सबसे कम किसकी होगी? HI की होगी। यही तो कारण होता है कि यह सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यह आसानी से क्या दे देगा? H+ दे देगा। और ये इन चारों में क्या होगा? HF है वो वीक एसिड होगा, क्योंकि वो आसानी से H+ नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, जैसे H2O है और H2S है। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज बढ़ेगा तो मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? H2O की होगी, फिर H2S की होगी। इसी तरह से जैसे अमोनिया है और फॉस्फिन है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। सेकंड फैक्टर है आपकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड ऑर्डर के। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका बॉन्ड एनर्जी है उतनी ही ज्यादा होगी। तो जैसे एल्काइन, एल्कीन और एल्केन में अगर बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? इसी तरह आप एग्जांपल ले सकते हो N2O2 और F2 का। क्यों भाई? नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है डबल से, डबल को तोड़ने के लिए सिंगल से ज्यादा देनी पड़ रही है। ठीक है, सीधी सी बात है भाई। मान लो 2 एटम आपके, ये 2 एटम है, दोनों एटम एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो आसानी से टूट जाएंगे। और अगर मैं इनके बीच में 2 बॉन्ड लगा दूं तो 2 बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और 3 होते तो उससे भी ज्यादा देनी पड़ती। एक बार नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, थर्ड फैक्टर आपका बॉन्ड एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि मान लो कि आपका HF है और दूसरा है HOH, तीसरा है HNH2 और फोर्थ है HCH3। ठीक है,
तो ये वाटर है, ये अमोनिया और ये क्या है, मीथेन है। तो अब कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? यहाँ पर डिफरेंस देखो, यहाँ पर 4 है, ये 2.1 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की 4 है और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन की 2.1 है। इसकी कितनी होगी ऑक्सीजन की? 3.5 है, और नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी? 3, और कार्बन की 2.5, और हाइड्रोजन की तो फिक्स है 2.1 होगी, है ना। तो डिफरेंस देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इसमें कितना आ जाएगा? 1.9 आएगा, इसमें कितना आएगा? 1.4 आएगा, इसमें 0.9 आएगा और इसमें 0.4 आएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा उतना ही बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा और उतनी ही ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? ये होगा, और सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होगा? ये होगा, इन चारों में अगर हम कंपेयर करें तो। इसके अलावा ये देख सकते हो कि जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है और कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इनमें अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करवा ले तो यहाँ पर जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मैक्सिमम होगा और यहाँ मिनिमम होगा। तो ये बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा और ये वाला बॉन्ड है वो सबसे वीक होगा। क्लियर है? तो नोट करो, लास्ट फैक्टर है बॉन्ड एनर्जी नंबर ऑफ लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देखो जैसे कार्बन कार्बन है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। कार्बन पे आपको पता है कोई लोन पेयर नहीं होता। नाइट्रोजन के पास क्या होता है? हर एक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा और हर एक ऑक्सीजन के पास क्या होगा? 2 लोन पेयर होते हैं। तो यहां पर क्या होगी? रिपल्सन ज्यादा हो रही है। यहां पर सिंगल लोन पेयर है इस पर और सिंगल लोन पेयर इस पे है, तो कम रिपल्सन होगी। और यहां पर तो लोन पेयर है ही नहीं, इसलिए यहां पर रिपल्सन होगी ही नहीं लोन पेयर की वजह से। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? कार्बन कार्बन का, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का। ठीक है, यानी जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे रिपल्सन उतनी ही ज्यादा होगी और आपका जो बॉन्ड है उतना ही क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। क्लियर है? तो आप देखो जैसे हम एग्जांपल लें कि F2 Cl2 Br2 और I2, इसमें हमें बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करवा ले कि बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी। तो जो एक्सपेक्टेड थी वो क्या होनी चाहिए भाई? क्योंकि नीचे की तरफ जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, तो एनर्जी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कम होगी। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सबसे ज्यादा एनर्जी क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर फ्लोरीन की होती है, फिर आयोडीन की होती है। मैं पहले भी करवा चुका हूं और मैंने बताया था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है। तो फ्लोरीन की यहां क्यों आ गई? क्योंकि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड है, तो इसके ऊपर कितने लोन पेयर होंगे? 3 लोन पेयर होंगे। लोन पेयर रिपल्सन होगी, जिसके कारण से यह सिंगल बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। क्लियर है? क्योंकि इसमें जो लोन पेयर है वो 2p ऑर्बिटल में ना। और अब आप कहोगे जी अगर इनमें लोन पेयर रिपल्सन हो रही है तो क्लोरीन में भी हो रही है ना। तो क्लोरीन में देखो भाई, क्लोरीन में 3p में है, जो लोन पेयर है वो कहां है? 3p में है। 3p का साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। साइज बड़ा हो गया तो रिपल्सन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, यहां पे क्या होता है? साइज छोटा है, साइज छोटा है तो रिपल्सन ज्यादा होगी लोन पेयर की। यहां साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा है तो यहां पर रिपल्सन नहीं हो पा रही इतनी। ठीक है, तो जो थर्ड सेल है या थर्ड पीरियड है उसमें हम लोन पेयर रिपल्सन कंसीडर नहीं करते। नोट कर लेना भाई। ठीक है, इसमें लोन पेयर रिपल्सन कंसीडर नहीं करते क्योंकि साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो रिपल्सन क्या होगी? कम होगी। ठीक है, बट यहां साइज छोटा है, डिस्टेंस कम है तो रिपल्सन ज्यादा होगी, जिसके कारण यह बॉन्ड क्या हो गया? वीक हो गया है। तो सभी में देख लेना भाई। जैसे आप बात करो ऑक्सीजन और सल्फर सिंगल बॉन्ड की। ठीक है, तो सल्फर का जो सिंगल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर साइज छोटा है तो रिपल्सन ज्यादा होगी, बट सल्फर का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, तो यहां रिपल्सन क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो यानी यह थर्ड पीरियड का है तो इसमें हम रिपल्सन कंसीडर नहीं करेंगे। ये सेकंड पीरियड का है, साइज छोटा, रिपल्सन कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से नाइट्रोजन में ले लो। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है वो वीक होता है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड। क्यों भाई? इनके ऊपर लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर है तो लोन पेयर में रिपल्सन होगी, जिससे यह बॉन्ड वीक हो जाएगा, बट यहां रिपल्सन कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि साइज बड़ा है तो रिपल्सन कम होगी। ठीक है, तो ये भी लिख लेना। ठीक है, तो अब आपसे पूछ ले कि जैसे कार्बन कार्बन है और सिलिकॉन है, तो इनमें स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? तो इसमें कार्बन कार्बन ही होगा क्योंकि साइज इसका छोटा है, इस पे लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं है तो रिपल्सन नहीं होगी, रिपल्सन नहीं होगी तो स्मॉल साइज है, तो आपका बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर है? तो ये इतना नोट करो। अब एक बात और ध्यान रखना भी, जैसे सिंगल बॉन्ड में तो जो फ्लोरीन है वो क्लोरीन से वीक है, और इसी तरह से आपका नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है वो फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड से वीक है। बट ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना, ये वाला क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू फॉस्फोरस ट्रिपल बॉन्ड। इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, वो लेक्चर देख लेना।
क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो 3p पाई 3p ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से हो रहा है, और जैसे जैसे साइज बढ़ता है ना, यहाँ पर 2p ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से यह पाई बॉन्ड बन रहा है। तो साइज छोटा है तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी, बट यहाँ साइज बढ़ गया, 3p है ना, पाई बॉन्ड एक तो वैसे ही वीक होता है और साइज बढ़ गया तो बॉन्ड और वीक हो गया, तो इस कारण से ये एग्जिस्ट ही नहीं करता p2, बट n2 एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड होता है O2 वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू सल्फर। तो यही कारण है कि रूम टेम्परेचर पे H2 तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। ये रूम टेम्परेचर पे क्यों नहीं एग्जिस्ट करता भाई? क्योंकि यहां पर जो 3p की ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है। तो आपको मैंने बताया वहां पर, अगर जैसे जैसे ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज होगा, अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, ठीक है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है बॉन्ड एनर्जी भी तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक तो पाई बॉन्ड वैसे ही वीक होता है, दूसरा ऑर्बिटल का साइज बढ़ गया तो ओवरलैपिंग पुअर हो रही है, जिसके कारण से क्या हो गया, यह पॉसिबल ही नहीं होता। क्लियर है? तो एक बात और ध्यान रखना भी, जैसे आपसे कंपेयर करवा ले कि HF है, हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, इन तीनों में से बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो सबसे ज्यादा HF की होगी, फिर हाइड्रोजन की और फिर फ्लोरीन की। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे 1s 2p ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ 1s से ओवरलैपिंग हो रही है, और यहाँ पर 2p ओवरलैपिंग। यहाँ पर क्या हुआ, लोन पे रिपल्सन हुआ, उसके कारण यह वीक हो गया। ठीक है, इसमें डायरेक्शनल नेचर है तो इस कारण से यह स्ट्रॉन्ग है और ये क्या है, वीक है। दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी क्या है, ज्यादा है। तो ये मेरी तरफ से आपका बॉन्ड एनर्जी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट।